आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि निबंध की तैयारी को बड़े गंभीरता से लीजिए और अच्छे से ऐसे के पेपर की तैयारी करिए। यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस में आप देखते हैं कि 250 नंबर का निबंध का पेपर होता है। और इसके अगर आप लोग सिलेबस की बात करें ना, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है, क्या कहा गया है इसमें? इसमें आपसे कहा गया है कि उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा और विषय के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें। जो आप लोग विषय चुन रहे हैं निबंध लिखने के लिए, उसी के आसपास आपको अपने विचार लिखना है। और निबंध का मतलब होता है कोई बंधन नहीं है, आप जिस हिसाब से लिख सकते हैं लिखिए। बस आप देखिए, सटीक, सरल और अच्छे से होना चाहिए, साधारण भाषा में होना चाहिए और प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि प्रभावशाली सटीक किस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप लोग थोड़ी ध्यान देंगे ना, गंभीरता से लेंगे ना निबंध के पेपर को, ये आपका सटीक और प्रभावशाली निबंध भी हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आपको मिलेंगे। और जो टॉपर्स की हम लोग या यूपीएससी सिलेक्टेड की जो कॉपी देख रहे हैं, इन कॉपी को देखकर, इनके निबंध को देखकर आप लोग एक शुरुआत कर सकते हैं। इनकी कॉपी को देखकर सीख सकते हैं आप लोग। और एक कॉपी आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, ये मुकेश कुमार लुनायत की है और 2017 के सिलेक्टेड है और इनकी रैंक थी 587 भी और हिंदी मीडियम से है, याद रखिएगा। और कहते हैं कि निबंध आप देखते हैं जो लिखते हैं ना आप लोग, तो इससे सोच समझ व्यक्तित्व का पता चलता है आपकी, और भाषा निबंध की जान होती है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। और इसमें जब आप लोग लिखेंगे तो देखिए, ओपनिंग पैराग्राफ जब आप लोग शुरुआत करेंगे तो जिस विषय के बारे में आप लोग चुन रहे हैं, लिख रहे हैं उसे, तो इस विषय का क्या बैकग्राउंड है, इससे आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। क्यों आपने ये विषय चुना है, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, या कोई उदाहरण है उससे आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, कोई लाइनें हैं, कोट्स हैं, उनसे आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। फिर आपका बीच का आता है भाग, जिसे आप लोग मेन बॉडी कह देते हैं, डेवलप कह देते हैं, विकास कह देते हैं। ये 80-85% भाग यही लिखना होता है। इसमें पॉइंटों को चुन लो और सभी 360 डिग्री को घुमा कर लिखिए इसमें, और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं। चलिए इनकी कॉपी को आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको बताया ना कि 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए, और मेरिट बेस पेपर है निबंध का। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर जोड़े जाते हैं। अगर निबंध लिखने की कला आपके अंदर आ गई ना, तो फिर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और देखिए, अलग से कोई सिलेबस नहीं है, जीके आप लोग जीएस पढ़ते ही हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, सामान्य मुद्दे जो रहते हैं उन पर एक सामान्य समझ आप लोगों की रहती ही है, और यही आपका स्टडी मटेरियल है निबंध के लिए, ऐसे के लिए। ये आप देखिए, प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश, तो ये अनुदेश जरूर पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधि के माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सहोत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। और प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो मीडियम है उसी मीडियम में आपको निबंध लिखना है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखना है। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए, यानी कि आपको 2 निबंध लिखना है और पहला निबंध भी 1000 से 1200 शब्द में होना चाहिए, दूसरा भी निबंध आपका 1000 से 1200 शब्द में होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, क्या एक एक शब्द को गिना जाता है? तो ये तो बिल्कुल नहीं गिना जाता है, एक ओवरव्यू ले लिया जाता होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, बड़ा अच्छा निबंध है ना आपका, अच्छी भाषा है, तो अगर 950 शब्द भी आपके होंगे तब अच्छे नंबर आपको दिए जाएंगे, अगर 1250 भी शब्द चले जाएंगे तब भी अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो कह दिया गया आपसे कि 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आप लिखिए, इतना हो जाना चाहिए। प्रश्न सहोत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से आप काट दिया करिएगा उसे। अब आप देखिए, खंड ए और खंडवीर में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे। 125-25 के 2 निबंध यानी कि 250 नंबर हो जाएंगे। अब आपके सामने खंड ए है, सेक्शन ए, इसमें आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहले इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर आप विचार करिए और फिर आप चुनिए जो आपको पसंद हो, जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा
फिर आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए उसका और लिखना शुरू कर दीजिए। पहला विषय इसमें है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष कई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तीसरा कह रहे हैं यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। फिर आप देखते हैं कि ये कह रहा है विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। अब इन्होंने कौन सा चुना हुआ है इसमें? तीसरा टॉपिक इन्होंने चुना हुआ है। यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा दें, महिलाओं को शिक्षा दें। और आप खुद सोच के देखिए, आधी आबादी है लगभग महिलाओं की, उन्हें अगर शिक्षा से किसी और क्षेत्र में आप वंचित रखते हैं तब आप देखते हैं आपको लगता है प्रगति कर पाएंगे? कभी नहीं। यदि आप किसी राष्ट्र के विकास का स्तर जानना चाहते हैं तो उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को जानें। इतिहास की किताबें भिन्न हो जाती हैं यदि आप उसमें महिलाओं के योगदान एवं भूमिका को शामिल कर लेते हैं। राष्ट्रीय इतिहास लेखन परियोजना से आप देखें इन्होंने लाइनें ले ली। कहा जाता है कि महिलाएं आधे आकाश को घेरती हैं, जो कि सत्य भी है, परंतु जब हम हमारी नज़र चारों ओर दौड़ाते हैं तो लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को महिलाओं के विरुद्ध पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है, आप देखेंगे। और परंतु यहाँ आप देखते हैं, परंतु यह एक मौलिक अंतर है, क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रों में जो अंतराल है उससे जड़े अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अंतराल में खोजें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भूमिका को और प्रभावी लिखें, ये आप देखिए इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। और आप लोगों से कहा जाता है ना कि आप टेस्ट लिखा करिएगा, कॉपी चेक कराया करिएगा, इससे आपकी जो कमियां रहेंगी उन कमियों को बताया जाएगा कि यहाँ आप और सुधार करिए। आशा है कि शिक्षा का अभाव अन्य क्षेत्रों में अधिकांशता अंतराल को महिलाओं के विरुद्ध बना देता है, और यानी कि कह सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकता शिक्षा ही है, बाकी समस्याएं खत्म हो सकती है अगर शिक्षा मिले तब। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की दुर्दशा व पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः यदि शिक्षा के अभाव, पहुंच की कमी को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः लैंगिक समानता के विचार को साकारित करने हेतु लैंगिक शिक्षा की महिलाओं तक सार्वभौमिक पहुंच एक पूर्व अपेक्षित शर्त है इसमें। हालांकि आप देखिए प्राचीन काल से ही महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अपोला घोषा, लोपामुद्रा जैसी गिनी चुनी शिक्षित महिलाओं के ही उल्लेख मिलते हैं। अब आपने इतिहास में इन्हें पढ़ा है ना, तो आप वहाँ से शुरुआत कर दीजिए, महिलाओं का उल्लेख कर दीजिए, उनका नाम का उल्लेख कर दीजिए, यही आपका स्टडी मटेरियल है। आज़ादी के समय भारत में आप देखिए केवल 9% महिलाएं साक्षर थी, हालांकि यह बढ़कर वर्तमान में 66% 2011 की जनगणना के हिसाब से हो गई है। परंतु अभी भी देश की महिलाओं का 1/3 हिस्सा ऐसा है जो पढ़ एवं लिख नहीं सकता है। और प्रश्न उठता है कि शिक्षा पर इतना बल क्यों दिया जाता है, और वस्तुतः इसका एक पंक्ति में उत्तर दिया जा सकता है। शिक्षा सशक्तिकरण प्रदान करती है। महिलाओं के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष दोनों की सफलता के पीछे आप देखते हैं कि एक महिला का हाथ होता है। यदि हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो वह न केवल पूरे परिवार अपितु एक संपूर्ण पीढ़ी को सशक्त करती है। और वस्तुतः महिलाओं को शिक्षित करना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि वे एक संपूर्ण पीढ़ी को सशक्त करती है, अपितु उससे ज़्यादा यह है इसलिए आवश्यक है कि एक मनुष्य होने के नाते शिक्षा प्राप्त करने का उसका यह मानव अधिकार भी है। और आप देखिए शिक्षित महिला प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में सशक्तिकरण लाती है, इसे और सुदृढ़ एवं समावेशी करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति में महिलाओं के योगदान की ओर चर्चा करें। और महिलाओं को शिक्षित किए बिना विकास की प्रक्रिया अधूरी, असमावेशी, विभाजनकारी है। यदि आप विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के समान सरोकार को शामिल नहीं किया गया तो स्वयं विकास की प्रक्रिया संकटग्रस्त हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा इसमें कैसे योगदान दे सकती है। और आप देखिए वस्तुतः शिक्षा मनुष्य को सशक्त बनाती है, उसे उसके अधिकारों एवं दायित्वों का
दायित्वों का आप देखते का बोध कराती है। 1991 में आप देखिए एलपीजी सुधारों के बाद भारत में रोजगार के अवसरों के सृजन में वृद्धि हुई है। 21वीं सदी में निश्चित तौर पर कौशल एवं तकनीक ज्ञान विकास के इंजन की भूमिका निभाने वाले हैं। यदि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया गया तो स्वाभाविक तौर पर वे इस दौड़ से बाहर हो जाएंगी। वर्तमान में स्त्रियों की गिरती श्रम सहभागिता दर के पीछे कौशल तकनीक की ज्ञान के अभाव को भी एक कारण माना जाता है। और आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की संस्था के द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उस रिपोर्ट का भी उल्लेख कर दिया करिएगा आप लोग। तो आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं को पुरुषों के समान विकास में भागीदारी दी जाए तो जीडीपी में 27% की वृद्धि हो सकती है। पुनः महिलाओं को शिक्षा का एक अतिरिक्त वर्ष उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की सामर्थ्य में कई गुना वृद्धि करता है। और एक शिक्षित महिला सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण भूमि एवं संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में किया जा सकता है। हालांकि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में संपत्ति अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, परंतु आप देखेंगे कि प्रश्न उठता है कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं, और शायद 1% से भी कम। परंतु यदि महिला अपने इस अधिकार के बारे में जागरूक होकर दावा करती है, जो कि एक प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से ही संभव है, तो इसके असंख्य फायदे हैं। कौन कौन से? उनकी परिवार में निर्णय प्रक्रिया में भूमिका व सम्मान बढ़ता है। विधवा अथवा तलाक की स्थिति में उसे स्वयं एवं अपने बच्चों की देखभाल हेतु किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह इस संपत्ति का प्रयोग ऋण लेने हेतु गिरवी के रूप में या एंटरप्रेन्योरशिप हेतु कर सकती है। और आप देखते हैं कि FAO के एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं को भूमि व संपत्ति अधिकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा समस्या से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उन्हें कृषि आगतों पर बेहतर निवेश में सक्षम बनाता है। महिलाओं को प्राप्त शिक्षा के महत्व को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और उन्हें अपनी आवश्यकताओं हेतु पति अथवा भाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर भी शिक्षा के अभाव में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अत्यंत निम्न है। उदाहरण में वर्तमान में लोकसभा में आप देखिए 543 सांसदों में केवल 61 महिलाएं सांसद हैं, 11% है। यानी कि आप देखते हैं कि ये आंकड़े जब आपका लोकसभा का चुनाव हो ना, अंतिम साल का नया जो चुनाव हो, उसमें कितनी % महिलाएं, उनका उदाहरण दिया करिएगा। पुरानी डाटा नहीं देना है, ये 2014 के हिसाब से है। ऐसी स्थिति राज्य विधानसभाओं व उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदों पर भी है। आशा है कि यदि नीति निर्माण के स्तर पर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर उनके हितों को बेहतर प्रतिनिधित्व न किए जाने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में संसद के दोनों सदनों हेतु महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक कई वर्षों से दबा पड़ा हुआ है। अब तो आप देखते हैं कि कानून वर्तमान में बन चुका है। एक कब लागू होगा, ये ध्यान देने योग्य होगा। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। महिला परिवार में परिवर्तन की एजेंट बन सकती है। यदि उसे शिक्षित किया जाए तो शिक्षित महिला स्वयं को सशक्त करने के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी आवश्यकताओं का भी बेहतर ढंग से ध्यान रख सकती है। और परिवार में आप देखिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं सामूहिक निर्णय प्रणाली में वह सुदृढ़ता से अपना पक्ष रख सकती है और अपनी जायज बात को मनवा सकती है। वह अपने बच्चों, परिवार, रिश्तेदारों, गांव, समाज हेतु रोल मॉडल की भूमिका निभा सकती है। और इसका समकालीन उदाहरण टीना रावी का दिया जा सकता है। और लोकतंत्र में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। एक स्वतंत्र एवं सशक्त माँ का उसकी सफलता में योगदान निर्धारक तत्व है। और परंतु इसी के साथ अब वह उन असंख्य दलित महिलाओं तथा सामान्यतः सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी पहचान कायम करने की को प्रतिबद्ध है। निसंदेह से उदाहरण आगामी पीढ़ियों हेतु भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहे हैं। भारतीय सामाजिक परिदृश्य में जहां पितृसत्तात्मक एक कड़वी सच्चाई है एवं ज़्यादातर समाजों में महिलाओं को आज भी अपने आप में साध्य न मानकर एक साधन मात्र माना जाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं और तथा परिवार से लेकर आप देखिए विद्यालय, समाज, रोजगार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून, सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव एक आम बात है। ऐसी चुनौतियों का विरोध एक शिक्षित एवं सशक्त महिला ही कर सकती है। यानी कि कहें अगर आप देखेंगे कि सभी समस्याओं की जड़ शिक्षा से खत्म हो सकती है तो बिल्कुल सही है।
हाल ही में महिलाओं के प्रति समाज के व्यापक रवैये, उनके समक्ष अपने अधिकारों को प्रयोग में लाने की संभावना व चुनौतियों व शिक्षा के आधार पर महिलाओं द्वारा उनसे लड़ने के साहस जैसे मुद्दों को समेटती एक बेहद प्रगतिशील फिल्म पिंग की कहानी इस बात के साक्ष्य है कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। अब आप सोचिए, मूवी का उल्लेख कर दिया इन्होंने। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको कोई बंधन नहीं है आप पर कि आप निबंध कैसा लिखना है, बस पैराग्राफ में लिखना है और जिस टॉपिक को आप चुन रहे हैं उसी के आसपास आपको समेटना है, पूरा लिखना है। सरकार के प्रयासों को और स्पष्ट करें। स्वास्थ्य एवं रोजगार के संदर्भ में अब समय आ गया है कि सच्चे अर्थों में महिलाओं को उनके द्वारा घेरे गए आधे आकाश पर हक प्रदान किया जाए, परंतु यह इतना आसान नहीं होता है। हालांकि यदि इस हेतु शिक्षा को एक हथियार बनाया जाए तो यह असंभव भी नहीं है। अब समय आ गया कि महिलाओं को केवल निर्णय ग्रहता मात्र न होकर परिवर्तन एक सक्रिय एजेंट की भूमिका निभानी पड़ेगी और उन्हें कि अपने पर्याप्त को प्राप्त करना पड़ेगा। और अंत में इस संदर्भ में पिंक की एक पंक्तियां अत्यंत सार्थक है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी ए बेड़ियाँ समझना इनको बस्त तू, ए बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इनको सस्त तू। चूनर को उड़ा ध्वज बना आसमान कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। अब आप देखिए 125 में से 46 नंबर दिए गए हैं। कितने? 46 नंबर दिए गए हैं। अब दूसरा देखते हैं। एक खंड बी है, सेक्शन बी। तो इसमें भी आपको 4 टॉपिक दिए गए, 4 विषय। एक राष्ट्र एक निर्वाचन, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत में डिजिटल अंतराल, ग्राम रूपांतरण में अवरोध और कायांतरित भारत नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट। ये 4 टॉपिक दिए गए, इनमें आपको विचार करना है, फिर आपको चुनना है। तो आप देखिए इन्होंने कौन सा चुना है? तीसरा, कायांतरित भारत नवीन भारत। यूनान मिस्र रोम सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कवि इकबाल ने एक कविता लिखी थी, इस कविता से इन्होंने शुरुआत कर दी। उपयुक्त पंक्तियां भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र चेतना की दीर्घकालिक निरंतरता को दर्शाती है। वस्तुतः यह केवल तभी संभव हो पाया है जब हमने अपने आप को समय स्थान परिस्थिति के अनुसार कालानुक्रमेण समायोजित किया है। जड़ता के बजाय नवीन विचारों और नवाचारों के प्रति अनुक्रियाशील रवैये के कारण ही हम हमारी सततता को बनाए रखे हुए हैं। समय व आवश्यकता के अनुसार हमने स्वयं को कायांतरित किया है और नए विचारों का स्वागत भी किया है हम लोगों ने। ऐसा ही एक नया विचार नवीन भारत, न्यू इंडिया, आज़ादी के 70 वर्ष के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। नवीन भारत का ये विचार 21वीं सदी की आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं के अनुरूप भारत को कायांतरित करने का विचार है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन आप देखेंगे जैसे सामाजिक क्षेत्रों से होते हुए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जनसांख्यिकी, गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, स्पर्धात्मक, कोऑपरेटिव, संघवाद, विज्ञान एवं तकनीक समेत सभी क्षेत्रों में नवाचारों, नवीन उपागमों को अपनाकर उपलब्ध संसाधनों एवं सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए सभी संभावनाओं की वास्तविकता में साकारित करने के संकल्प का आह्वान करता है। और भारत वर्तमान में ऐसे स्तर पर खड़ा है जहां संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में इसके लिए अपार संभावना है। एक और जहां आगामी वर्षों में विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं श्रम की कमी की समस्या से गुजरेंगी, वहीं भारत जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाकर संपूर्ण विश्व को श्रम पूर्ति का स्थान बन सकता है। और आप देखेंगे अगर इसका फायदा उठा लिया भारत ने तो अच्छी बात है, आगे चलकर यही जनसंख्या वरना हमारे ऊपर बोझ भी बन जाएगी। और भारतीयों की औसत आयु वर्तमान में आप देखिए करीब 29 साल है, और अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है। भारत की परिस्थितियों में परिवर्तन को संक्षेप में स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और प्राचीन काल से आधुनिकता की ओर प्रयासों को भी स्पष्ट करें। परंतु डेमोग्राफिक डिविडेंड का सच्चे अर्थों में लाभ उठाने हेतु अनेक प्रक्रियागत एवं संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी। 21वीं सदी में भारत एशिया का नेतृत्व कर सकता है और नवीन इंडिया के स्वप्न को पूरा करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में नवीन कदम उठाने होंगे हमें। और अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से वर्तमान में भारतीय क्रय शक्ति क्षमता
के दृष्टिकोण से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 वर्षों में यह विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था रही है, परंतु वैश्विक पैटर्न के विपरीत विकास की प्रक्रिया के साथ साथ भारत विनिर्माण सेवा क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित नहीं कर पाया है। और वर्तमान में भी आप देखिए कार्यरत जनसंख्या का करीब 51% भाग रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर है हमारा। नवीन भारत की संकल्पना इसी पैटर्न को बदलकर विनिर्माण क्षेत्र को भारत के विकास का इंजन बनाने पर केंद्रित है। और सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं, और जिनमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मेक इन इंडिया, MSME के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अवसंरचना के क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। और हाल ही में आप देखते हैं एक राष्ट्र एक कर की थीम पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर का 1 जुलाई से लागू होना नवीन भारत का संकेतक है। GST का 2017 में लागू हुआ था ना। यह न केवल अप्रत्यक्ष करों में पारदर्शिता, एकरूपता, स्पष्टता लाकर देश की आर्थिक वृद्धि की गति को तीव्र करेगा, अब तो यह भारत के एक संघीय राष्ट्र के रूप में भी परिपक्व होने को भी प्रतिबिंबित करता है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की वित्तीय स्पर्धात्मक सहकारी संघवाद प्रकृति को दृढ़ करता है। और 14वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 32% से बढ़ाकर 42% करना, केंद्र के द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को पुनर्संरचित करना तथा राज्यों को कोर योजनाओं के अलावा अन्य ऑप्शनल योजनाओं में चयन की स्वतंत्रता प्रदान करना सहकारी संघवाद की प्रगति का उदाहरण है। और आप देखेंगे कि नवीन भारत का यह सहकारी संघवाद निष्क्रिय न होकर अपनी प्रकृति में स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक एवं पिछले 1 से 2 वर्षों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में विशेषता भूमि एवं श्रम सुधारों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। और सीमित संसाधनों में आर्थिक विकास को और स्पष्ट करें, इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर चाहे कितनी ही प्रगति कर ले, सामाजिक प्रगति का समावेशन के बिना नवीन भारत का संकल्प अधूरा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद हालांकि प्राथमिक स्तर पर हमने 100% नामांकन प्राप्त कर लिया, परंतु माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट की समस्या अभी भी आप देखते हैं अभी भी बनी हुई है एक तरह से। और आप देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता अभी भी एक स्वप्न की भांति है, और इसलिए आप देखें नई शिक्षा नीति आई हुई है ना, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रथम फाउंडेशन की असर रिपोर्ट आंख खोल देती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास लगभग अपेक्षित है। उदाहरणतः विश्व की आप देखिए 17% मस्तिष्क जनसंख्या के बावजूद रिसर्च आउटपुट में भारत का योगदान केवल 2 से 8% है। हालांकि स्त्री साक्षरता के संदर्भ में हम 1951 के 9% से 2011 तक 66% तक पहुंच गए हैं, परंतु देश की महिला जनसंख्या का 1/3 हिस्सा अभी भी शिक्षा से वंचित है। नवीन भारत के उपागम को शिक्षा संबंधी उपयुक्त चिंताओं को शामिल करना होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश की 76% जनसंख्या निजी क्षेत्र पर निर्भर है। वहनीय स्वास्थ्य सुविधाओं तक अभी सभी की पहुंच अभी भी स्वप्न मात्र है, और देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ से वंचित है। हाल ही में गोरखपुर के अस्पताल में घटी घटना 62 बच्चों को ऑक्सीजन की पूर्ति के अभाव में मौत सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति पर पुनर्विचार करने को बाध्य करती है। सरकार द्वारा वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु जन औषधि गृहों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या आप देखिए सरकार द्वारा वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि गृहों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्टैंड की कीमत में कमी, और आप देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आदि प्रदान किए गए हैं। अभी भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। और आप देखिए नवीन भारत का स्वप्न एक गरीबी मुक्त भारत का स्वप्न है। सरकार इस हेतु मनरेगा के विस्तार और कौशल विकास हेतु गांवों पर छोटे कस्बों में इन्वेंट्री स्थापना, 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना, राष्ट्रीय
कौशल विकास योजना आदि पर जोर दे रही है। और आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र में समावेशन के शामिल कर ही कायांतरण संभव हो सकेगा। और विकास की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र बाधाढ़ीय बनाने के हेतु प्रत्येक स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, ट्रांसजेंडरों एवं अल्पसंख्यकों को शामिल करना पड़ेगा। इन वर्गों के बिना वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के नवीन इंडिया का संकल्प अधूरा है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में प्रधानमंत्री जनधन योजना, नई रोशनी, उस्ताद, बनबंधु, जेंडर बजटिंग, ट्रांसजेंडरों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी है। ST, SC और महिलाओं हेतु स्टैंड अप इंडिया के तहत सिडबी के तत्वाधान में फंड ऑफ आप देखिए निधि की स्थापना आदि सराहनीय प्रयास किया है। या आप देखिए इन्हें सुझाव दिया जा रहा है कुछ। भारत के परिपक्व लोकतंत्र को और स्पष्ट करें, संविधान के संदर्भ में पंचायती राज आदि की भी उल्लेख करने की बात हो रही है। समावेशन की इसी धारा में किसानों, खेती और मजदूरों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। नवीन इंडिया का संकल्प 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, और इस हेतु आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, भूमिहीन किसानों तक ऋण की पहुंच हेतु मॉडल भूमि पट्टा कानून, नीति आयोग, भूमि बैंक की अवधारणा को अपनाना एवं महिलाओं हेतु SHGs समूहों यथा केरल का कुडुम्बी, ये आप देख सकते हैं, को प्रोत्साहन देना शामिल है। और नवीन इंडिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटलीकृत भारत का है और डिजिटल उपागमों का गवर्नेंस में अधिकाधिक प्रयोग कर बेहतर सेवा प्रदायगी कर प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो, आधार आधारित सेवाएं हो, ITR रिटर्न्स हो, बिजनेस करने हेतु लाइसेंस की प्राप्ति हो या विभागों, मंत्रालयों में परस्पर संवाद हो। विकेंद्रीकरण के तहत पंचायतों तथा भारतनेट राष्ट्रीय फाइबर, या आप देखेंगे कि ऑप्टिकल योजना के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच हो, या आप देखिए कैशलेस रहित की बात हो, कैशलेस की बात होती रहती ना, कैश रहित अर्थव्यवस्था का स्वप्न हो। प्रत्येक स्तर यथा आर्थिकी, कृषि, तटीय व सीमा सुरक्षा, नौवाहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, शिक्षा हो गया, स्वयं या फिर सरकारी प्रशासन हो। डिजिटलीकृत भारत का स्वप्न नवीन भारत का एक अपरिहार्य अंग है। ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा दोनों को संतुलित करना भी नवीन भारत के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत ने UNFCCC के तहत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर पर्यावरणीय धारणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और इसके तहत भारत ने 2005 के स्तर से अपनी उत्सर्जन गहनता को 33 से 35% तक कम करने तथा 2030 तक ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को 40% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ महिलाओं को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क में LPG सिलेंडर वितरण हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है। पर्यावरण के क्षेत्र में नमामि गंगा योजना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा यमुना नदी व इसकी सहायक नदियों को जीवित इकाइयों की स्टेटस देना नवीन भारत के संकेतक हैं। यहाँ आप देखिए इन्हें सुझाव दिया जाए, तकनीकी विकास और धर्म में समन्वय को और स्पष्ट करें और पर्यावरण संरक्षण पर भारत की स्थिति को और स्पष्ट करें। और यह भी नवीन भारत कायांतरित भारत का स्वप्न एक साहसी एवं सराहनीय संकल्प है, जिसमें आप देखिए भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की क्षमता है, परंतु वही दूसरी ओर इसके समानांतर कुछ चुनौतियां हैं और जिनको संबोधित किए बिना इसे सकारात्मक नहीं किया जा सकता है। और अर्थव्यवस्था के स्तर पर आप देखिए रोजगार विहीन समृद्धि की दिशा की ओर हम अग्रसर हैं। पिछले 2 वर्षों में वार्षिक रोजगार सृजन 2 लाख प्रति वर्ष तक गिर गया है। याद रहे 2009 और 2011 के समय जिन्हें जॉबलेस ग्रोथ के वर्ष माना जाता है भी यह 9 लाख प्रति वर्ष था। सूती वस्त्र उद्योग, असंगठित क्षेत्र इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। सामाजिक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक अंतराल, महिलाओं की गिरती श्रम सहभागिता दर, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, घटता लिंगानुपात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवहेलना, अनियोजित शहरीकरण से उपजे मुद्दे, शहरी और स्तंभों की बढ़ती संख्या, शहरी स्लमों की बढ़ती संख्या, भीड़ तंत्र, मॉब जस्टिस, तेजी घटनाएं नवीनीकृत भारत के समक्ष वास्तविक चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं कि शहरी ग्रामीण अंतराल, डिजिटल
डिवाइस क्षेत्रीय असमानता के कारण क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं, कश्मीर में आप अब देखेंगे अलगाववाद के कारण व्यापक अशांति, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में इमरजेंसी की समस्या आदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौतियां हैं। राजनीतिक स्तर पर आप देखिए अंतर्राज्यीय नली जल विवाद, संसद की उत्पादकता का निरंतर गिरता स्तर, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले, उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 35A हो गया, 370 पर विवाद, समान सिविल संहिता, समृद्ध मुद्दे आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। अब तो आप देखते हैं कि 370-35 से हट ही चुका है जम्मू कश्मीर से। पर्यावरणीय स्तर पर आप देखिए पर्यावरण का विघटन, प्रदूषण के कारण अकेले भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक मौतें, शहरी अपशिष्ट निपटान की समस्या, ई कचरा नवीन चुनौतियां हैं। और इन सब के अलावा न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी व न्याय में विलंब प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि व गतिशीलता को शिथिल करता है। और देश भर में आप देखिए कि उच्च न्यायालयों में करीब 434 पद, अधीनस्थ न्यायालयों में आप देखिए 4580 पद खाली हैं, और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 3.5 करोड़ से अधिक है। जिस समय आप लोग पेपर दे रहे हैं उस समय आंकड़े आते हैं, उन्हें शामिल किया करिएगा इसमें, ठीक है। और देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था की शिथिलता कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने हेतु डिटरेंस उत्पन्न करने में विफल रही है। संबंधित चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा करें। अब आपने चुनौतियां बता दी हैं तो इनका समाधान भी तो बताइए। मैं कह रहा हूं ना कि निबंध को 360 डिग्री पर लिखना है आपको। निसंदेह बिना उपयुक्त चुनौतियों को संबोधित करते हुए नवीन भारत का सृजन नहीं किया जा सकता है। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नीति आयोग, जिसे कार्यान्वित भारत हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है, द्वारा हाल ही में इसके 15 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत प्रथम 3 वर्षीय एक्शन प्लान का ड्राफ्ट जारी किया गया है। और कार्यान्वित भारत के द्वारा नवीन भारत बनाने का सरकार का यह संकल्प 15 वर्षीय सतत विकास लक्ष्यों के समानांतर है। अतः यदि भारत को इन 15 वर्षों में 2017 से 2032 तक नवीन भारत का संकल्प पूर्ण करना है, तो कार्य व भावना में इस सतत विकास लक्ष्यों को लक्ष्यीकृत करके ही भी पाया जा सकता है। और निसंदेह आप देखिए यदि 15 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा लक्ष्यों के साथ साथ SDG को भी पा लिया गया तो नवीन भारत का संकल्प पूर्ण हो सकेगा। एक युवा राष्ट्र के रूप में व्याप्त सभी संभावनाएं, आकांक्षाएं और सामर्थ्य को वास्तविकता की धरा पर सकारात्मक किया जा सकेगा। अब आप देखिए 125 नंबर में से 47 नंबर दिए गए इसमें, तो आप लोग देखकर शुरुआत करिए और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपकी कॉपी भी आने वाले समय में बच्चों को दिखाई जाए और कहा जाए कि देखिए ऐसा लिखा जाता है निबंध। आपकी कॉपी को भी देखकर सीख सकें बच्चे। और ये कब होगा? जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए 250 नंबर में से इन्हें 93 नंबर दिए गए हैं। कितने? 93 नंबर दिए गए हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।